वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी सेंटर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज बच्चों मैं एसके सिंह आपको फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर लूँगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए और नीट के लिए वीडियोस हम लोग लगातार डालते रहेंगे जो आपके लिए यूज़फुल है। आज बच्चों हम लोग जैसा फिज़िक्स अब शुरू करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल प्रीव्यू पे जाते हैं कि क्या जानना चाहिए, चीज़ें कहाँ से जनरेट हुई और फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ से आए। तो थोड़ा सा बच्चों उस बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। और पहला सेक्शन ही जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ना शुरू करते हैं 11th या 12th का, तो 11th में आपने देखा होगा बच्चों, पहला सेक्शन है कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, कि आखिर फिज़िक्स क्यों स्टडी किया जाना है और क्या एक्साइटमेंट है, कैसे शुरुआत हुई। तो बच्चों जो हम लोग का फिज़िक्स है आज हम लोग इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग फिज़िक्स पे फिर टॉपिक वाइज डिस्कशन पे आएंगे। तो बच्चों हम लोग का जो फिज़िक्स स्टार्ट होता है इसमें सबसे पहला नाम आता है गैलीलियो का। गैलीलियो का नाम ज़रूर सुना होगा बच्चों आप लोगों ने। गैलीलियो गैलीली बच्चों ये इटालियन फिजिसिस्ट थे और सबसे पहले जो हम लोग फिज़िक्स आज पढ़ते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई वो गैलीलियो से बच्चों। तो गैलीलियो ने करीब 16th सेंचुरी के आसपास फिज़िक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत की। और इनसे पहले का जो पीरियड था बच्चों उसको हम लोग डार्क पीरियड ऑफ साइंस बोलते हैं। डार्क पीरियड ऑफ साइंस इसलिए क्योंकि उस समय तक फिजिक्स ने, साइंस ने कोई खास प्रोग्रेस नहीं किया। उस समय लोग रिलीजन में ज़्यादा विश्वास रखते थे, थोड़े फैनेटिक थे, धर्म में ज़्यादा आस्था थी लोगों की, साइंस लोग मानने या समझने के लिए तैयार नहीं थे, उसके बारे में लोग बिलीव नहीं करते थे। धार्मिक आस्थाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, है ना। चर्च या क्रिश्चियनिटी जो हम लोग यूरोपियन कल्चर वाला फिजिक्स पढ़ते हैं नॉर्मली वहीं का डेवलपमेंट है। तो बच्चों ये गैलीलियो आते हैं, उससे पहले तक फिजिक्स ने कोई खास प्रोग्रेस नहीं किया, इसलिए उसको डार्क पीरियड बोला जाता है। तो बच्चों जब गैलीलियो सीन में आते हैं तो पहली बार इन्होंने साइंस की बात की और कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए, कुछ नए आइडियाज़ दिए जो शायद जो चर्च के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो उस समय के जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे उससे उनके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग भी हो रहे थे, तो जिससे उनका विरोध भी काफ़ी हो रहा था और चर्च के लोग उनको अपोज भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे और जिसके लिए उनको कई तरह की पनिशमेंट्स और चीज़ें मिलती रही, वो संघर्ष करते रहे। तो ये एक लड़ाई शुरू होती है बच्चों साइंस वर्सेस रिलीजन की, और सबसे पहली शुरुआत की गैलीलियो ने। तो इसलिए बच्चों जब हम लोग फिजिक्स शुरू करते हैं तो गैलीलियो का नाम बड़े ऑनर से लेते हैं, गैलीलियो, है ना। और इन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या बताया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी डिस्कशन करते हैं क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। और बच्चों इसीलिए गैलीलियो को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी बोलते हैं। और बच्चों बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे और इसीलिए गैलीलियो को फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है बच्चों, और गैलीलियो को फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड्स भी कहा जाता है कि साइंस की शुरुआत, है ना। तो इन्होंने की और इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानना ज़रूरी। और इनके जो काम है जो आज हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने दिए वो क्या दिए, तो बच्चों सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो गैलीलियो के बारे में जाना जाता है कि एक तो इन्होंने जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल था बच्चों, कोपरनिकस ने बताया पहली बार। उससे पहले तक लोग ये मानते थे कि अर्थ इस यूनिवर्स के सेंटर पे है और सारी चीज़ें, सारी सेलेस्टियल बॉडीज उसके चारों तरफ घूम रही। पहली बार बच्चों कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया और ये बताया कि सन है सेंटर पे और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस हेलियोसेंट्रिक मॉडल को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया गैलीलियो ने और इसलिए वो जाने जाते हैं और उसको फेमस किया। और गैलीलियो ने मोशन एंड ग्रेविटी के बारे में बताया। शुरू में बच्चों लोग ऐसा मानते थे कि जब हम दो चीज़ें छोड़ते हैं तो भारी चीज़ें जल्दी गिरती हैं और हल्की चीज़ें देर में गिरती हैं। ये गैलीलियो ही थे जिन्होंने पहली बार बताया कि ग्रेविटी में हर चीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, मास से मतलब नहीं है, हर चीज़ एक साथ, है ना, बिल्कुल बराबर गिरती है। मोशन एंड ग्रेविटी की बात की। दूसरी बात काइनेमेटिक्स की बात की, लॉ ऑफ इनर्शिया बच्चों, न्यूटन के बारे में हम जानते हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। और न्यूटन का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो बच्चों सबसे पहले गैलीलियो ने ही बताया। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं। और
प्रोजेक्टाइल में पाथ, ट्रेजेक्ट्री के बारे में, पाथ ऑफ द पैराबोला के बारे में भी पहली बार गैलीलियो ने ही बताया। और बच्चों पहला टेलीस्कोप जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने इन्वेंट किया, और पहला टेलीस्कोप भी गैलीलियो ने ही बनाया, और सबसे पहली बार जुपिटर के मून्स वगैरह भी ऑब्जर्व किए गैलीलियो ने। तो बच्चों कई सारी चीज़ें उस जमाने के हिसाब से, और ये करीब 17वीं सेंचुरी के हिसाब से बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ वो लेके आए पहली बार, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी बोलते हैं, है ना। और जब गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशंस लिए तो उस समय तक एक जो कॉमन मैन था वो उनकी बातों पे बहुत ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। तो बच्चों वो अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे साइंस के लिए, और करीब 1642 में, है ना बच्चों, 1642 में गैलीलियो इस धरती से चले गए, और लगातार संघर्ष करते हुए, साइंस के लिए लड़ते हुए, और 1642 में जाने के बाद बिल्कुल इसी साल ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, थोड़ा सा इस डेट में कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, तो लोग मानते हैं कि जिस साल गैलीलियो गए इस धरती से बच्चों, उसी साल न्यूटन आए इस धरती पे। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन 1642 25 दिसंबर को पैदा हुए, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो 4 जनवरी 1643 में पैदा हुए। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी एक कॉमन कन्वेंशन, एक नोशन है। डेट्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे बच्चों, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है। बस हम लोग एक थोड़ा सा एक जनरल ओपिनियन और एक जनरल बात समझना चाहते हैं, एक क्रोनोलॉजी समझना चाहते हैं कि जो हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें आगे क्या आने वाला है। तो बच्चों न्यूटन, बस ये समझिए कि गैलीलियो संघर्ष करते हुए धरती से गए साइंस के लिए, और गैलीलियो के जाने के बाद इस धरती पर न्यूटन आ गए, न्यूटन पैदा हो गए। और बच्चों सर आइजैक न्यूटन का नाम हम लोगों ने बहुत सुना होगा, फिजिक्स में ये सबसे कॉमन नेम है। और न्यूटन के बारे में बच्चों कहा जाता है कि ये सबसे एक तरीके से इन्फ्लुएंशियल, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो बच्चों सबसे ज़्यादा असर अगर किसी ने डाला लोगों पर, और अगर फिजिक्स को पॉपुलर करने में उस समय लोगों के दिमाग पर अगर किसी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा, तो बच्चों वो नाम आता है सर आइजैक न्यूटन का। और न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन ने जब शुरुआत की फिजिक्स की, तो उस समय तक एक परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ बच्चों यूरोप में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, और कुछ साइंस के बारे में लोगों का ओपिनियन बदला, और साइंस की पावर लोगों को समझ में आने लगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, और बच्चों इंजन्स बनने लगे, स्टीम इंजन्स बने, तो लोगों को साइंस में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो उस समय लोग साइंस की बातें बहुत ध्यान से सुनने लगे, और थोड़ा सा जो रिलीजन वाली बातें थी कि बिना लॉजिक के किसी बात को मान लेना या एक्सेप्ट कर लेना, ये लोगों ने थोड़ा सा अपोज करना शुरू किया। तो यहाँ से एक साइंस का एक्सेप्टेंस बढ़ा। ये जो लड़ाई चल रही थी साइंस और रिलीजन की, ये पूरी तरह से साइंस के फेवर में आ गई सर आइजैक न्यूटन के आने के बाद। और न्यूटन बच्चों ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे अपने टाइम के। तो एक अच्छे फिजिसिस्ट, एक अच्छे मैथमेटिशियन, एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर, और अच्छे ऑथर, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। और बच्चों हम लोग न्यूटन को जानते हैं, जो हम लोग 10+2 लेवल पे पढ़ेंगे, तो कुछ चीज़ें जो आप नॉर्मली जानते ही हैं मैं बता दूं आपको, कि जैसे फर्स्ट न्यूटन के लॉज आप पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो हम लोग बच्चों मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर भी हमारे मैकेनिक्स का है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम न्यूटन के लॉज को पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन की बात को सीखेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या है। ठीक, वो लॉज कहाँ से आए, क्या बताया न्यूटन ने, और क्या खासियत थी, वो बच्चों उस सेक्शन की बात है, उसकी डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। तो बच्चों न्यूटन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताया मैकेनिक्स के, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया उन्होंने, सबसे पहली बार हेवनली बॉडीज के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात उन्होंने की। तो पहली बार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानने में आया कि नेचर के जो 3 बेसिक फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स,
चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बच्चों मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। और ये पूरे 11th और 12th में आप इन्हीं तीनों फोर्सेस से ही फेमिलियर होंगे और पूरे 11th 12th के सिलेबस में आप इन्हीं तीन चीज़ों को ही पढ़ेंगे। यही नेचर के तीन बेसिक फोर्सेस हैं। इसमें सबसे पहले न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ आया और बच्चों बाद में उसी से इंस्पायर्ड होकर करीब 100 साल बाद कूलम ने लॉ दिया, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक, तो न्यूटन ने बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिया। न्यूटन ने ऑप्टिक्स की लाइट के स्टडी में सबसे पहला लॉ दिया, जिसको न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा जाता है। और एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो मैथमेटिक्स में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। और मैथमेटिक्स में बच्चों डिफरेंशिएशन या जो कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन या उसकी शुरुआत या वो फिजिक्स में कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो एक तरीके से डिफरेंशिएशन का जो फाउंडेशन था वो न्यूटन ने रखा। और आज जो हम लोग मैथ्स का जो बैकबोन मानते हैं कैलकुलस, है ना, तो उसकी शुरुआत करने वाले। और भी न्यूटन के मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले जो शायद 10+2 लेवल पर हम लोग नहीं पढ़ते, उसके आगे भी हम लोग न्यूटन्स के कई फॉर्म या फॉर्मूले देखते हैं। तो न्यूटन ने बच्चों वेव के प्रोपगेशन का फॉर्मूला बताया कि साउंड वेव्स प्रोपगेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पढ़ने को मिलेगा हीट में। तो ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं था फिजिक्स का जिसमें न्यूटन ने कोई लॉ नहीं दिया। तो सारी चीज़ें न्यूटन ने बताई। और न्यूटन का जो वर्क बच्चों मिलता है, ये उनकी एक बुक थी जो 3 वॉल्यूम में उन्होंने उस ज़माने में पब्लिश कराई। लैटिन लैंग्वेज में थी बच्चों कि फिलोसफिया नेचुरलिस एंड प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो बच्चों ये नेचर की बेसिक फिलॉसफी, कैसे नेचर में फिजिक्स के लॉज काम करते हैं और उसके पीछे बेसिक मैथमेटिक्स क्या है। इन शॉर्ट इन बुक्स को हम प्रिंसिपिया भी बोलते हैं, पूरा नाम न लेके सिर्फ प्रिंसिपिया। तो ये 3 वॉल्यूम उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखे, जिसका बच्चों आज ट्रांसलेशन हो गया। और खैर वो इस समय पढ़ना बहुत प्रासंगिक नहीं लगता, बहुत पुरानी 17th 18th सेंचुरी की बुक है। तो खासतौर से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अप्रोच से नहीं, अनलेस अनटिल जब तक आप फिजिक्स में कुछ खास इंटरेस्ट रखते हो और पढ़ना चाहे तो वो एक अलग ओपिनियन बनता है। खैर, तो वो बुक उन्होंने लिखी और उसमें इन सारी चीज़ों के डिस्कशंस के बारे में। ठीक, तो बच्चों एक बेसिक सी बात ये आती है कि जो अर्ली जितने फिजिसिस्ट थे वो अच्छे मैथमेटिशियंस थे। इवन गैलीली ये भी एक अच्छे मैथमेटिशियन थे। न्यूटन थे, इनके आने वाले बाद के जो मैथमेटिशियंस थे, फिजिसिस्ट थे, वो भी अच्छे मैथमेटिशियंस थे। तो बच्चों एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत मस्ट है। और या हम ऐसे कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर फिजिक्स के नेचर के लॉज को समझना है तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है। जब तक आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, लॉ में, एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसका मेजरमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप उस फिजिक्स के लॉ या उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए बच्चों फिजिक्स पढ़ते समय हमें यह ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा जो शुरुआती पार्ट हो कि बेसिक मैथमेटिक्स हम ज़रूर अच्छे से समझें। तो बच्चों इसीलिए जब हम लोग 11th 12th का फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स की बात करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स, और बच्चों मैथमेटिकल टूल्स में पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, पूरा रिसर्च उसके बारे में नहीं करने वाले हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में पढ़ेंगे, बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको ग्राफ, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा डिफरेंशिएशन, थोड़ा इंटीग्रेशन और थोड़ा सा लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल और थोड़ा बहुत कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात हम लोग करेंगे। ये हम लोग जब मैथमेटिकल टूल्स में आएंगे और ख़ास तौर से उसके फिजिक्स के एप्लीकेशन की बात करेंगे कि आखिर उसे फिजिक्स में अप्लाई कहाँ करना है। तो बच्चों हम अपने डिस्कशन पे आ रहे थे कि हमारी स्टोरी शुरू होती है, फिजिक्स की स्टोरी शुरू होती है फ्रॉम गैलीलियो, है ना, जो उन्होंने शुरू किया। तो ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइंसेज। और बच्चों गैलीलियो के वर्क को आगे बढ़ाया न्यूटन ने, और न्यूटन के आते आते फिजिक्स में एक्सेप्टेंस आया और लोग फिजिक्स को समझने लगे, देखने लगे, मानने लगे। और बच्चों न्यूटन का इतना ऑनर था, न्यूटन जितना गैलीलियो ने संघर्ष किया बच्चों, वो सारा ऑनर एक तरीके से आप देखिए तो वो न्यूटन को मिला। तो न्यूटन यूरोप में
सबसे ज़्यादा ऑनर्ड और एक्सेप्टेबल फिजिसिस्ट थे, और न्यूटन ने ये जो लॉज दिए फिजिक्स के, कोई ऐसा सेक्शन उस समय तक का कोई ऐसा फिनोमेना नहीं था जो न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो न्यूटन ने सारी बातों को एक्सप्लेन किया, और लोग ये मानते थे कि न्यूटन ने जो लॉज दिए वो बिल्कुल सही। और एक तरह से यूरोप में ये कहावत कही जाती थी बच्चों कि ये धरती ज़रूर गॉड ने बनाई, लेकिन उन्होंने न्यूटन को भेज दिया। गॉड थोड़ा बिजी थे तो उन्होंने धरती पर न्यूटन को भेज दिया फिजिक्स के लॉज या नेचर के लॉज बताने के लिए। तो बच्चों जो भी न्यूटन कह देते थे वो बातें मान ली जाती थी। लेकिन नाम कितना भी बड़ा हो बच्चों, सही सही है और गलत गलत है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो न्यूटन के कुछ कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ी आना शुरू हुई। और बच्चों पहला कॉन्सेप्ट न्यूटन का जो उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी पहली बार क्रिश्चियन हाइगेंस ने चैलेंज किया कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत है, जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में चलता है, इनको कॉर्पस्कल्स बोला। और क्रिश्चियन हाइगेंस ने पहली बार बताया कि लाइट वेव है, वो पार्टिकल नहीं है। और बच्चों बाद में थॉमस यंग आए, उन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और ये कंफर्मेशन किया कि लाइट वेव ही है, और न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी वहाँ पर कोलैप्स हो गई, गलत हो गई। तो बच्चों लोगों पे जो विश्वास था न्यूटन के ऊपर लोगों का, वो थोड़ा सा शेक हुआ कि मतलब न्यूटन की थ्योरी गलत हो गई। बट स्टिल लोगों ने ये माना ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान थे, हो सकता है। बच्चों जैसे थोड़ा और आगे हम बढ़े तो थोड़ा और आगे बढ़ने पर न्यूटन के वेव प्रोपगेशन का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आई, और वेव प्रोपगेशन का जो फार्मूला था उसको बाद में लैपलेस ने करेक्ट किया, और वो भी बच्चों गड़बड़ हो गया। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे बच्चों, तो सीन में एक बड़े रेवोल्यूशनरी फिजिसिस्ट आते हैं, और इनका नाम हम लोग बड़े ऑनर से लेते हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है बच्चों, इनके जैसा फिजिसिस्ट ना तो इनसे पहले कोई पैदा हुआ, ना उनके कॉन्टेम्प्रेरी था, और ना ही अब बाद में कोई पैदा होगा। और बच्चों वो नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन का। एल्बर्ट आइंस्टीन इन 1912, बच्चों 1912 में ये जो हमारी कहानी शुरू हुई, करीब गैलीलियो पैदा हुए 1564 में, और यहाँ से हमारे फिजिक्स की शुरुआत होती है, जो हम लोग मैकेनिक्स या क्लासिकल अप्रोच, जो मॉडर्न फिजिक्स जो आज हम लोग पढ़ते हैं, तो बच्चों यहाँ से शुरू होती है। और एल्बर्ट आइंस्टीन के आते आते 1912 तक हम लोग पहुँचते हैं। और 1912 में जब आइंस्टीन आते हैं तो बच्चों वो कुछ नई बात करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टीन 1912 में वो सीधा एक साथ 4 थ्योरीज लेके आए, और उसमें जो थ्योरीज थी जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टीन जाने जाते हैं, और जिसने पूरी फिजिक्स की दशा और दिशा ही बदल दी, पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया, फिजिक्स को स्टडी करने का पूरा तरीका ही बदल गया। और कौन कौन सी थ्योरीज लेके आए बच्चों, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ, पहला उन्होंने थ्योरी प्रपोज की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बाद में उसको उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कन्वर्ट किया, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा एनर्जी मास इक्विवेलेंस, बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ आपने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, E = mc²। इस फॉर्मूले को बच्चों एनर्जी मास इक्विवेलेंस बोलते हैं। E = mc², एनर्जी ही मास है, मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, खास तौर से जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। तो बच्चों पहली थ्योरी उन्होंने बताई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा एनर्जी मास इक्विवेलेंस, और तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर इन यूनिवर्स, और चौथा बच्चों करस्पॉन्डेंस थ्योरी। ये 4 चीज़ें वो लेके आए। बट जब ये करीब आज से 100 साल पहले न्यूटन आइंस्टीन ने ये चारों थ्योरीज जब प्रपोज की, तो बच्चों इन चारों थ्योरीज में से कोई भी थ्योरी किसी को समझ में नहीं आई। चारों थ्योरीज में से किसी भी उस समय के फिजिसिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आया। और जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो लोगों ने सारी दुनिया में मिलकर डिस्कार्ड कर दिया कि एल्बर्ट आइंस्टीन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये टोटल वेस्ट है, बकवास आइडियाज़ हैं। और लोग यहाँ तक कहते थे कि आदमी इसका फिजिक्स से कोई लेना ही देना नहीं है, यह आदमी सोता है, सपने में देखता है, सुबह आके उसको रूल लिख देता है ना, जिसका कोई लॉजिक नहीं है।
तो टिल डेट उस समय एल्बर्ट आइंस्टीन को कोई रिकग्निशन नहीं मिला बच्चों। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, कुछ और फिजिसिस्ट आए और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, डी ब्रोगली का डुअलिटी प्रिंसिपल आया, और बच्चों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे तो हमें ये समझ में आने लगा कि हमारी फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टीन के थेरीज की तरफ जा रही है। और बच्चों धीरे धीरे वो थेरीज प्रूफ हुई और E इज इक्वल टू mc² आइंस्टीन का एक्सप्रेशन ये सबसे पहले प्रूफ हुआ बच्चों जब हमने एटम बम बना लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ तब लोगों को समझ में आया ये E इज इक्वल टू mc² क्या मुसीबत है। मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितनी ट्रमेंडस एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी मास इक्विवेलेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आया। फिर बच्चों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूफ हुआ, डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट बाद में प्रूफ हुआ कि जो भी एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया वो सारे कॉन्सेप्ट्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थे बल्कि एकदम अप टू डेट और एकदम 100% एक्यूरेट थे। लेकिन उसको समझने में डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट बच्चों आज से 5 साल पहले फुल्ली प्रूफ किया गया कि जो आइंस्टीन ने बताया था वो बिल्कुल ठीक था, जब हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की एरा में हैं। और आइंस्टीन ने 100 साल पहले वो सारी बातें बता दी थी सिर्फ अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे। तो बच्चों ही वो सो जीनियस। और लेकिन इन चारों थेरीज के लिए जिसके लिए आज हम एल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं उनको कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला बच्चों, क्योंकि ये लोगों को उस समय समझ में ही नहीं आया। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया बच्चों, और वो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आज हम लोग बच्चों मुड़ के देखते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टीन के कामों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे घटिया दर्जे का काम है जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ बताया ही नहीं। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो उन्होंने बस प्लैंक के कॉन्सेप्ट को उठा के हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ दिया। और बच्चों यही बात उस समय लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ गई और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E इज इक्वल टू mc², जिसके लिए आज हम लोग आइंस्टीन को इतना महान मानते हैं, इतना ग्रेट फिजिसिस्ट मानते हैं। उसके लिए उनको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला या अप्रिसिएशन नहीं मिला। तो बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन जब आए तो अब फिजिक्स ने एक नया रूप लिया और उसको क्वांटम फिजिक्स बोला जाने लगा। तो बच्चों यहाँ पर आइंस्टीन से पहले और आइंस्टीन से बाद हम अपने फिजिक्स को 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो बच्चों आइंस्टीन से पहले वाला जो न्यूटन के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था। बच्चों न्यूटन कहते थे कि जो आपको दिख रहा है, जो आपके कॉमन सेंसेस में है, जो आप रोज एक्सपीरियंस करते हो, वही फिजिक्स है। तो न्यूटन के फिजिक्स को जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों तो इसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं या इसी को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और बच्चों हमारे 11th के सिलेबस में पूरा का पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स ही है, वही आपको 11th के सिलेबस में पढ़ना है। ठीक, क्लासिकल मैकेनिक्स दैट मीन्स न्यूटन का मैकेनिक्स, मतलब जो हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो फिजिक्स ही हमको पढ़नी है। ठीक, न्यूटन का फिजिक्स। और बच्चों जैसे ही आइंस्टीन आते हैं तो फिजिक्स की लैंग्वेज बदल जाती है। अब आइंस्टीन ये कहते हैं कि जो दिख रहा है वही सही है, ऐसा नहीं है। अब हर चीज प्रोबेबिलिटी में बात होगी, अनसर्टेनिटी में बात होगी, ठीक, डुअल नेचर होगा, ठीक, रिलेटिविस्टिक अप्रोच होगा, कोई भी ऑब्जर्वेशन एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो फ्रेम टू फ्रेम वैरी करेगा, किसी भी चीज की पोजीशन सर्टेन नहीं होगी, अनसर्टेनिटी, क्वांटाइजेशन, डुअलिटी, इन सब ने मिलकर फिजिक्स का एक नया ब्रांच क्रिएट किया। और ये वो फिजिक्स थी बच्चों जो हमारे कॉमन सेंसेस में नहीं है, जो सिर्फ कल्पना में, इमेजिनेशन में सोची जा सकती है। तो बच्चों जब आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन ने एक लाइन में सीधी बात की। तो बच्चों मैं बता रहा था कि न्यूटन के लॉस कुछ गड़बड़ हो रहे थे, कुछ गलत हो रहे थे, कॉर्पस्कुलर थ्योरी कोलैप्स कर चुकी थी, न्यूटन के वेव प्रोपगेशन का फॉर्मूला कोलैप्स कर गया था। और बच्चों जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने सीधी एक बात की कि आज तक आपने जितनी फिजिक्स पढ़ी ये सब बकवास है, फिजिक्स एक नए ढंग से पढ़नी चाहिए। और यहाँ से बच्चों आइंस्टीन के आ जाने के बाद फिजिक्स का एक नया अप्रोच शुरू हो जाता है और उसको हम लोग क्वांटम अप्रोच बोलते हैं मैकेनिक्स का। ठीक, तो एक तरह से अब इसको उन्होंने कंसोल करने के लिए बच्चों करस्पॉन्डेंस थ्योरी दी। और जब आइंस्टीन ने देखा कि लोग बड़े दुखी हो गए, जो आइंस्टीन जो न्यूटन पे जो लोग इतना फेथ रखते थे, तो जब आइंस्टीन ने ये देखा तो आइंस्टीन ने करस्पॉन्डेंस थ्योरी दिया और उन्होंने सीधी बात ये बताई कि न्यूटन के जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल, न्यूटन की थ्योरीज तभी एप्लीकेबल है जब बॉडीज का मास ज़्यादा हो और उनकी वेलोसिटी लो हो।
ठीक, लो वेलोसिटीज और हाई मासेस हैं तब आप न्यूटन के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मास बहुत छोटा है, इनफिनिटली स्मॉल हो जाए, या वेलोसिटी बहुत हाई हो जाए, हाई बच्चों हम कंपेयर कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो न्यूटन के लॉ तब कि जब वेलोसिटी इस बॉडी की c जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है अगर इसके कंपैरिजन में बहुत कम है तो न्यूटन के लॉज ठीक। लेकिन अगर वेलोसिटी हाई हो गई तो न्यूटन के लॉज नहीं टिकते, फिर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं रह जाते और तब हमें रिलेटिविस्टिक बात करनी पड़ती है। मास चेंज होने लगता है, टाइम का रेट चेंज होने लगता है, लेंथ का मेजरमेंट बदलने लग जाता है, रिलेटिविस्टिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही हाई वेलोसिटीज पे आते हैं तो न्यूटन के लॉज नहीं टिकते। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में फिजिक्स के जनरल रूल में से एक पार्ट न्यूटन ने एक्सप्लोर किया, उसे जनरलाइज किया उन सारी बातों को एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन की थ्योरीज जो है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो बच्चों जो हम लोग 11th-12th में पढ़ना है तो हमें क्वांटम अप्रोच ऑफ मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैकेनिक्स पढ़ना है, दैट मीन्स न्यूटन वाला अप्रोच, ठीक है। आइंस्टीन वाला अप्रोच हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, ठीक। तो तो बच्चों और जो आइंस्टीन का अप्रोच है उसमें थोड़ी बहुत बातें हम लोग रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ये थोड़े मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर टॉपिक में थोड़ा सा एक ये देखेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और कैसे शुरुआत हुई, ह्यूमन ब्रेन ने, इंसानी दिमाग ने उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे सोचना शुरू किया। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स का डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। थैंक यू।